जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेस 2.2 में। आज हम आप लोगों को फिजिक्स का जो सीरीज चालू किए थे, जो कि हमने प्रश्न 90 प्रश्न आप लोगों को दे दिए थे। 90 प्रश्न, जो कि 90 प्रश्न हमने आप लोगों को दे ही दिए है, जो कि हमने 90 प्रश्न आप लोगों को दे दिया है। और उसका आंसर जो है, आंसर की सीरीज हमने शुरू किया था और उसका 20 आंसर हमने दे दिया है। 20 तक बता दिए। आज हम 21वां से फिर से शुरू करेंगे। 21 नंबर से जो है आंसर की सीरीज फिर से शुरू करेंगे। अगर आप क्वेश्चन की सीरीज 90 क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख लें। और 21 नंबर से जो कि आंसर का सीरीज है, और प्रश्न में जो कि हमारा 21 नंबर था, बीट स्टोन सेतु जो कि हमारा था, बीट स्टोन सेतु। यह एक, इसको देखिए, एक चित्र है, और इसकी सहायता से, बीट स्टोन सेतु की सहायता से जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। बीट स्टोन सेतु की सहायता से जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है ज्ञात किया जा सकता है। उसी को हम बीट स्टोन सेतु कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध आप लोगों को बताया गया होगा कि आर बराबर जो होता है भी बटे आई होता है, कि किसी सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा के अनुपात को जो है हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और अगर अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम बीट स्टोन सेतु की सहायता लेंगे। बीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है, या तो हम इतना बड़ा लिख देंगे, बड़ा लिख करके हम छोटा लिखेंगे कि बीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण अज्ञात प्रतिरोध का मान हम जो है ज्ञात कर सकते हैं, उसे बीट स्टोन सेतु कहते हैं। और जो कि इसका आंसर जो कि इतना बड़ा है, देखिए, या तो उसको लिख दीजिए या तो इसको लिख लिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक बीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोध की एक ऐसी रचना की कि आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 4 श्रेणी होते हैं, आपको 1 2 3 4 श्रेणी आपको दिख रही हैं। इसमें जो कि 4 श्रेणियाँ होती हैं, और कुंजी होती है, और इसमें एक बैटरी लगाई जाती है, और इसमें 4 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसके श्रेणियों को जोड़ करके हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जिसके कारण बीकर में सेल और इसके विकर्ण में धारामापी जोड़ दी जाती है। आप एक बार इसको ऐसे सीधे देख लीजिए आप लोग कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक बीट स्टोन सेतु थे, जिसके कारण हम अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। उसी को हम बीट स्टोन सेतु कहेंगे। इसका जो कि हमारा सूत्र होता है बीट स्टोन सेतु की सूत्र, जो कि P/Q बराबर R/S। आप इतना ही लिख सकते हैं, P/Q बराबर R/S। और अगर आपके परीक्षा में दिए जाए बीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, तो आप सीधे लिखिए, बीट स्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसे बीट स्टोन सेतु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बीट स्टोन सेतु कहते हैं। और यदि बीट स्टोन सेतु संतुलित, तब धारामापी और सेल में स्थान बदल देने पर संतुलन की उपलब्धता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी का यह सूत्र है। और जो है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए और लिख लीजिए, नहीं तो जो कि छोटा वाला ही परिभाषा जो हम बता रहे हैं वही आप लोग याद कर लीजिए। और जो कि हमारा सीरीज का जो कि हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन था, 22 नंबर का हमारा सीरीज का क्वेश्चन था। अगर आप नहीं देखे हैं तो भैया कृपया जा करके क्वेश्चन की सीरीज को देख लीजिए, जो कि 90 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। 90 प्रश्न जो कि आप परीक्षा में मज़ा काट देंगे। परीक्षा में जो है आप मज़ा काट सकते हैं। लॉरेंज बल, वैज्ञानिक एक लॉरेंज थे। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जिस पर एक प्लस ये सब प्लस लगा है, इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र यह जो कि गति कर रहा है, इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है, कोई आवेश प्लस आवेश गति कर रहा है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो उस पर एक जो है बल कार्य करने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे कि लॉरेंज बल। उसी पर एक जो है बल कार्य करने लगेगा, उसे हम लॉरेंज बल कहेंगे। तो लॉरेंज बल के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि लॉरेंज बल, वैज्ञानिक लॉरेंज ने प्रयोग के आधार पर यह बताया, अर्थात यह पाया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो मान लीजिए
ये मान लीजिए आप, ये कोई आवेशित कण है, ये कोई आवेशित कण रहेगा। यहाँ पर देखिए ये कोई आवेशित, मान लो जो ये प्लस है, प्लस ये आवेशित कण है, और इस पर जो है एक देखिए, इस पर जो एक देखिए बल कार्य करने रहे हैं, बल कार्य करने रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लॉरेंज बल कहेंगे। अगर मान लीजिए ये जो है थीटा कोण पर हो, ये थीटा कोण पर हो, और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान है, चुंबकीय क्षेत्र बी हो, और थीटा कोण पर झुका हो, तो लॉरेंज बल का जो सूत्र हमारा निकलेगा, तो लॉरेंज बल का जो हमारा सूत्र निकलेगा, देखिए माना कोई, यहाँ पर देखिए हमने बताया कि वो जो ऊपर था, माना कोई आवेशित कण जिस पर आवेश की मात्रा Q है, माना कोई आवेशित है, मान लीजिए जो कि यहाँ पर कोई आवेशित कण है, इसका मान Q मान लीजिए, माना कोई आवेशित कण जिसका मान Q है, और चुंबकीय क्षेत्र B है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है B है, और V वेग से, और मान लो कि यह जो है V वेग से बार बार इसे V वेग से गोल गोल घूम रहा है, V वेग से, और थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला बल, जो बल को हम F से लिखते हैं, तो उस पर कार्य करने वाला जो कि बल हम F लिखते हैं, F बराबर जो होगा हमारा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जो कि साइन थीटा यहाँ पर थीटा कोण पर जो कि गति करेगा, थीटा कोण पर गति करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा लिख देंगे। यदि जो है थीटा का मान, अर्थात जो कि थीटा अर्थात घूम रहा है जिस पर, उसका अगर वो लंबवत घूम रहा है, जो कि लंबवत एक ही स्थान पर, तो थीटा का मान, साइन का मान जो कि हम 90 अंश रख देंगे। यदि आवेश की मात्रा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला जो कि बल होगा, जब हम इसको साइन लंबवत अर्थात जब 90 अंश रख लेंगे, तो साइन 90 अंश का मान जो कि हमारा 1 होता है, और यहाँ से साइन के स्थान पर 1 रख देंगे, तो इसका गुणा करेंगे, तो यह बराबर हमारा यही निकल कर आएगा, यह बराबर क्यू भी यही हमारा जो कि लॉरेंज बल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जो है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जो है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर, जो 23 नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम जानेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ अंगूठे को इस प्रकार फैला दीजिए, आपकी अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से फैला दीजिए, यदि आपकी जो सीधी वाली उंगली है, पहली वाली उंगली जो अंगूठा है वो ऊपर हो, और जो कि पहले वाली उंगली है वो सीधा हो, और जो कि बीच वाली अर्थात बड़ी वाली उंगली है, हाथ की सबसे बड़ी वाली बाएं हाथ की, वो जो है आपके अंगूठे से वो, जो कि वो दूसरी दिशा में हो, जो कि इधर की दिशा में हो, इसको आप अंगूठा मान लीजिए, इसको आप पहली उंगली मान लीजिए। तो हमारा यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या यहाँ पर निकलेगा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों जो है 90 अंश पर हो, तीनों जो हो लंबवत हो, अर्थात 90 अंश पर हो, अंगूठा एफ बल की दिशा, और जो कि अंगूठा जो कि एफ रहेगा वो हमारा बल की दिशा को देगा, और बीच जो अंगुली होगी, अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की बी की दिशा देगी, और तीसरी उंगली धारा आई की जब दिशा देगी, धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है, धारा आई की दिशा को प्रदर्शित जो कि करती है। यह आपको कक्षा क्लास 10 में बताया गया होगा कि किस प्रकार हमारा होगा। और यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का हम अगर नियम देखेंगे बाबू, अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे, दाएं हाथ का नियम देखेंगे, तो हम दाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाएं हाथ के जो है हथेली को इस प्रकार फैला दें कि जो कि हमारा सीधा एक तल लंबवत हो, आसमान की तरफ हो। तो यदि हम अपने हथेली दाएं को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुली जो कि फैलाएं कि अंगूठा दिखाए, अंगूठा जो कि वहाँ पर PDF कट गया है, अंगूठा जो कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को दिखाएगा, अंगूठा जो है धारा की दिशा को दिखाए, और बल की दिशा, अंगुलियाँ जो है बल की दिशा को दिखाएं, और जो कि लंबवत जो रहे, तल जो है वो बल की दिशा को दिखाए, तो अंगुलियाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि जो है अंगूठा जो हो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो कि हथेली है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और हमारा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है, जो कि हमारा है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, जो हमारा बायो सेवर्ट का नियम है,
बायो सेवर्ट ने इन्होंने भी एक प्रयोग किए सन 1820 ईस्वी में। इन्होंने एक प्रयोग किए, यदि कोई धारावाही चालक को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किए। इसके आधार पर इन्होंने यह बताया था कि धारावाही चालक के लगभग डेल टी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का जो है डीवी निम्न कारकों पर जो कि निर्भर करेगा। बायो सेवर्ट जो था यह जो कि हमारा मोस्ट होगा। यहाँ पर देखिए एक आपको चित्र दिख रहा है जो कि यहाँ पर इससे एक बिंदु P स्थित है और ये डेलयल है और इसका जो क्षेत्रफल है और ये 8 मीटर की दूरी पर स्थित है और जो कि इसका कोण जो कि थीटा कोण पर है। तो हमारा बायो सेवर्ट का नियम क्या कहेगा, आप एक बार फिर से ध्यान लेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम कि बायो सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उनके एक प्रयोग किया और इसके आधार पर इन्होंने यह बताया कि किसी चालक के लगभग डेल टी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का डीवी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यही हमारा चित्र है। अब कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, जो कि प्रवाहित धारा जो होती है आई के अनुपाती होती है। धारा जो होती है आई के अनुपाती होती है और जो कि डीवी बराबर, देखिए यहाँ पर डीवी बराबर आई लिख गया है और डेलयल के अनुपाती होती है धारा जो कि, और ये भी डेलयल लंबाई के अनुपाती होती है। और देखिए इसी प्रकार जब हम देखेंगे तो हमारा उपरोक्त नियम के अनुसार डीवी बराबर यही प्रोपोर्शनल का जब हम चिन्ह हटाएंगे एक समानुपाती नियतांक लाएंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई एक्स, एक जो है समानुपाती नियतांक को लेकर यहीं पर रख देंगे तो हमारा यही हमारा आ जाएगा। तो जहाँ म्यू0 अपान 4 पाई एक समानुपाती नियतांक है, म्यू0 में निर्वात में चुंबकशीलता कहा जाता है। इसका प्रयोग जो कि 4 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो कि बीमा हमारा होता है, बीमा जो कि हमारा है कि इसका बीमी सूत्र जो mLT² और A इन्वर्स है। mLT की A इन्वर्स है। अगर आप नए हैं तो आपको फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कि आंसर की सीरीज जो कि शुरू कर दिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।